नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। स्वागत करते हैं आपको फिर से हम आप ही के चैनल में। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक को एंड किया था कहाँ पे, जॉइंट्स पे, ठीक है, जोड़ों पे। तो जहाँ पर हम लोगों ने टॉपिक को एंड किया था वहीं से अब आज हम टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं जॉइंट्स से, ठीक है। तो जॉइंट्स में हम कहाँ से शुरू करेंगे दोस्तों? रीढ़ की हड्डी से। कहाँ से? रीढ़ की हड्डी से, ठीक है। तो रीढ़ की जो हड्डी होती है दोस्तों, हमारा जो बैकबोन होता है वो हमारे स्कल यानी कि खोपड़ी, सिर वाले भाग से लेकर के नीचे वाले श्रोणी मेखला वाले भाग तक जुड़ा रहता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि सिर और धड़ वाले भाग को जोड़ के रखने वाला अगर कोई पार्ट है, अगर कोई हड्डी है, तो वो है कौन? रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में, ये सिर पे एक जगह जुड़ा हुआ है और एक नीचे जुड़ा हुआ है। कहाँ पे? श्रोणी मेखला, ठीक है, श्रोणी मेखला। तो सिर के नीचे अगर आप पसली वाले भाग को देखें और पसली वाले भाग से नीचे श्रोणी मेखला वाले भाग को देखें, तो उस बीच में सिर्फ और सिर्फ बीच में गई है एक रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। उसके अगल बगल और कोई भी सपोर्टिव हड्डी नहीं है, मतलब कि उसके अगल बगल में और कोई भी एक्स्ट्रा हड्डी नहीं है रीढ़ की हड्डी के अलावा। श्रोणी मेखला और पसली के बीच में देख सकते हैं आप, है ना। तो उसके बगल में पूरा एरिया जो है खाली होता है। वहीं पर हमारा अमाशय, पित्ताशय, इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह सब कुछ वहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको हम लोगों को रीढ़ की हड्डी जो है, इसको हम लोग दोस्तों 5 भाग में बांट सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में, ठीक है। तो इमेज देखते हुए हम पढ़ते चलेंगे। पहला वाला भाग जो है दोस्तों, आप देख सकते हैं लाल कलर में है, वो है सर्वाइकल, ठीक है, सर्वाइकल। इसमें जो होती है दोस्तों 7 हड्डियाँ होती हैं। इस सर्वाइकल वाले लाल वाले पार्ट को देखिए, सर्वाइकल वाले भाग में इसमें जो है 7 हड्डी हैं, लेकिन इनमें से हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 मेन हड्डियों को पढ़ना है। पहला क्या है, वो है दोस्तों एटलस है, ठीक है। ये है एटलस। एटलस को हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों? C1। एटलस इसका नाम कैसे पड़ा, हड्डी का इस नाम का? मैं खुद कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ याद है कि बहुत पहले रोम के लोगों का कहना ये था कि हमारी पृथ्वी जो है वो एटलस नाम के राक्षस के सिर पर टिकी हुई है। तो राक्षस का सिर भी गोल है, गोल के समान है ऐसा। अब हमारे पृथ्वी का भी जो आकार है कुछ वो गोल शेप में है, जायोट, ठीक है। तो वो कुछ गोल शेप में है और उसका सर भी जो है गोल शेप में है। तो इस कारण से एटलस का नाम जो है रख दिया गया उस राक्षस के नाम पे। अब ऐसा ही कहानी तथ्य है, यकीन मानने न मानना आप लोगों का काम है। उसके बाद आता है दोस्तों क्या? एक्सिस वाला भाग, मतलब कि मध्य का बीच वाला भाग होता है, जिसको हम C2 के नाम से लिखते हैं, ठीक है। तो ये 7 में से 2 मुख्य हड्डियाँ थी जिनके नाम है एटलस और एक्सिस। उसके बाद आता है दोस्तों क्या? थोरेसिक, ठीक है। नीले रंग में देखिए थोरेसिक वाले पार्ट जो है, इसमें टोटल कितने आते हैं दोस्तों? 12 हड्डियाँ। इनमें जो है हड्डियों की संख्या होती है दोस्तों क्या? 12 होती है, ठीक है। तो थोरेसिक ये जियोग्राफिक नाम है, बॉटनिकल नाम है, सॉरी, जियोग्राफी पढ़ाते पढ़ाते जियोग्राफी, बॉटनिकल नेम है। तो ये वाला पार्ट कहाँ पे होगा? एक चेस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं चेस्ट, या फिर हिंदी में बोलते हैं उसको हम लोग वक्ष, लेकिन हम लोग इसको चेस्ट और वक्ष दोनों ना बोल के इसको हम लोग बॉटनिकल नेम में बोलेंगे क्या दोस्तों? थोरेसिक, ठीक है। नीले वाले पार्ट को आप देख लीजिए, थोरेसिक वर्टिब्रम कॉलम के बीच वाला भाग ये होता है, ठीक है। यहाँ पर यहीं से जो है हमारी पसलियाँ निकलनी शुरू होती हैं, पीछे से पसली जो है आगे की ओर निकलना शुरू होती है, ठीक है, पसली की संख्या। इसीलिए इसमें जो है इसकी संख्या 12 है। और उसके बाद आएगा दोस्तों, आप नीचे वाले पीले वाले भाग को देखिए, लंबर। इसकी संख्या जो होती है दोस्तों कितनी होती है? 5। लंबर की संख्या जो होती है, इसमें हड्डियों की संख्या होती है कितनी? 5। जब भी आपको दर्द का महसूस होता है, आपके कमर में दर्द वाला कष्ट जब भी महसूस होता है, तो ये लंबर वाले भाग में ही दर्द का एहसास हमें होता है, ठीक है। उसके अलावा और कहीं भी कमर में दर्द नहीं होता है। उसके बाद आएगा दोस्तों हरे वाले पार्ट को आप देखिए, हरा चैम्बर दिख रहा होगा, सैक्रम। सैक्रम वाला पार्ट, मैंने इसे 5 लिखा है, उसके ऊपर में 1 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? ये 5 छोटी छोटी हड्डी के टुकड़ों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। सैक्रम जो है ये जुड़ा हुआ भाग जो है हमारे श्रोणी मेखला से जुड़ा हुआ है, ये 5 छोटी छोटी हड्डियों के टुकड़ों से मिलकर के बना हुआ है। लेकिन इन छोटे टुकड़ों को हम ना गिन करके इसे एक साबुत हड्डी, बड़ी सी हड्डी गिन देते हैं, तो इसे हम 1 गिन देते हैं, ठीक है। एक ही हड्डी गिन देते हैं। उसके बाद सबसे नीचे देखिए कोकेक्स, ना बैंगनी कलर में दिख रहा होगा, पर्पल टाइप से, उसमें भी यहाँ पर भी देखिए अब लिखा मैंने 4 है, लेकिन उसके ऊपर लिख दिया है कितना? 1। तो ये 4 का मतलब भी यही है कि वो भी छोटी छोटी हड्डियों से मिल करके बना हुआ है, लेकिन उससे भी हम सबको चारों को ना गिन करके गिन देते हैं कितना? 1।
लेकिन हम इस हड्डी को अनदेखा कर देते हैं, हमारे शरीर में इग्नोर कर देते हैं। ये हमारे शरीर में एक्स्ट्रा हड्डी के रूप में होती है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप को अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं तो ऑपरेशन की स्थिति में यदि आपका हड्डी जोड़ने लायक नहीं है तो यहीं से इस एक्स्ट्रा हड्डी को काट करके वहाँ पर जोड़ दिया जाता है। ये हमारे में मतलब बिना काम की हड्डी होती है हम ह्यूमंस में। लेकिन यही हड्डी जो है बंदरों में एक्टिव होती है आज भी, क्योंकि वहाँ से उनकी जो है पूँछ निकलना शुरू हो जाती है। ठीक है, बंदरों में तो ये हम में डीएक्टिवेट है, लेकिन बंदरों में ये भी एक्टिवेट हड्डी है। तो यहीं पर वो टेल पूँछ बना देता है। ठीक है, अब देखिए आगे, ये अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो है उसकी संख्या टोटल कितनी होती है, रीढ़ की हड्डियों में टोटल कितने पूरे हड्डियों के पार्ट होते हैं बैकबोन में, तो या तो 33 भी दे सकता है या तो 26 भी दे सकता है। 33 कैसे देगा, 12 7 19 है ना, और 5 24, 24 और 5 29 और ये 4 33। इस तरीके से अगर पूरी हड्डियों को 33 देगा तो 26 नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप पूरी हड्डियों को गिनेंगे, छोटी हड्डियों को भी, तो 33 होगा। लेकिन अब फिर से एक बार गिनते हैं, 12 7 19, 19 और 5 24, और ये एक एक हड्डियों को गिनेंगे, सैक्रम को एक गिनेंगे और कोकेक्टस को एक गिनेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से 24 और ये 25 26। ठीक है, तो टोटल 26 हड्डियाँ हो जाएगी। अब आगे देखते हैं। आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि सेल वाले पार्ट में हमारे सेल जब खराब हो जाते हैं या फिर टूट फूट जाती है तो उसको अंदर से साफ करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम। उसी तरीके से यहाँ पर हमारी जॉइंट्स की हड्डियों में भी होता है। घिसावट के कारण कुछ हड्डियाँ जो हमारी डैमेज होती जाती हैं, तो उन डैमेज हुई हड्डियों को भी रिप्लेस करके खा करके नई हड्डियों को लगाना पड़ता है। ठीक है, तो रिप्लेस करने का काम कौन करता है दोस्तों, ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है दोस्तों, ये डिफेक्टेड बोन्स को जो चूरा हो जाता है उसको खा करके ये ख़त्म कर देता है। उसके बाद वो जगह जो है वो साफ़ हो जाता है। ठीक है, साफ़ होने के बाद जब वो जगह खाली हो गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है दोस्तों, देखिए इंग्लिश में नाम लिखा है बोन फॉर्मिंग सेल। जब खाली हो जाती है वो जगह तो उस जगह को भरना भी जरूरी है उस हड्डियों के द्वारा। तो ये क्या करता है, बोन का फॉर्मेटिंग करता है, बोन को वहाँ पर बना करके कंप्लीट करता है। ठीक है, आखिरी में आता है क्या दोस्तों, ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट वो अवस्था होती है जब बोन फॉर्मिंग सेल बनने के बाद वो कंप्लीट बोन का निर्माण करके वहाँ पर हड्डी स्थापित कर देता है। ठीक है, तो ये ऑस्टियोसाइट आखिरी की अवस्था होती है हमारे हड्डी को साफ करके वहाँ पर नई हड्डी लगाने की। अब बात की जाए दोस्तों किसकी, बोन मैरो, अस्थि मज्जा। ठीक है, बोन मैरो, एक साल में आई थी क्रिज जिसमें कि बोन मैरो का बहुत बड़ा रोल हुआ था। उस समय मुझको नहीं समझ में आया था, लेकिन अब समझ में आ गया। तो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा, ये कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, हमारी जो जांग की हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी, या फिर कोई और हड्डी जो अंदर से खोखली होती है। तो खोखली क्यों होती है, तो बोन मैरो उन्हीं खोखली हड्डी के अंदर में रहता है। इसकी जो संरचना होती है जो दोस्तों कैसी होती है, जालीनुमा संरचना होती है बोन मैरो की, अस्थि मज्जा हमारे हड्डी के अंदर। इससे क्या होता है कि दोस्तों, इससे ही हमारा जो है आरबीसी बनता है। ठीक है, आरबीसी बनेगा तभी जाके हमारा जो है ब्लड बनेगा। तो ये हमारे हड्डियों के अंदर जालीनुमा संरचना के रूप में बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा पाई जाती है। ठीक है, अस्थि मज्जा पाई जाती है जब बच्चा माँ के पेट में होता है, मतलब कि पैदा होने से पहले तक की अवस्था, जब तक वो पैदा नहीं हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एम्ब्रॉय यानी कि भ्रूण। ठीक है, जब तक वो पैदा नहीं हुआ है तो उस स्थिति में क्या होती है दोस्तों कि बच्चे जो है पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाते हैं। उनकी हड्डियाँ जो है 300 के लगभग संख्या में होती है, वो पूरी तरीके से जॉइंट नहीं होते हैं। तो उस समय बच्चों में कहाँ पर ब्लड बनता है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो उस समय जो है ब्लड बच्चों के लीवर में बनता है। कहाँ बनता है दोस्तों, लीवर वाले पार्ट में बनता है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए अलग से बताना पड़ा बस। अब उसके बाद देखते हैं दोस्तों जॉइंट्स यानी कि संधि। ये 3 टाइप से हो सकते हैं। कैसे कैसे होते हैं हो सकते हैं दोस्तों, ये 3 टाइप से हो सकते हैं। एक होगा दोस्तों क्या, अचर यानी कि इनमूवेबल, नाम ही से स्पष्ट है इनमूवेबल, मतलब कि ये अचल होंगे, मतलब कि ये घुमाव इसमें नहीं होगा, इसका मतलब। ठीक है, इसको आप लोग अचल कर सकते हैं, ये घुमाव नहीं कर सकते हैं, या फिर ये सूचर या फिर मतलब आगे पीछे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है,
तो इसको आप रेशेदार संधि भी कह सकते हैं। जैसे कि आपकी खोपड़ी की हड्डी, आप अपनी खोपड़ी की हड्डी को हाथ से भी पकड़ के घुमा करके देख लीजिए, वो घूमेगा नहीं। पूरे गर्दन को हिलाएंगे तो हिलेगा, लेकिन आपकी खोपड़ी की हड्डी नहीं हिलेगी, एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं खसकेगी। उसी तरह से दूसरे में आएगा दोस्तों, क्या आएगा, स्लाइटनिंग, यानी कि मूवेबल। ये इसको लिखते हैं, खाली स्लाइटिंग लिख देते हैं, ये मूवेबल है, मूवेबल है, लेकिन ये पूरी तरीके से मूवेबल नहीं है, ये अपूर्ण रूप से घूमेगा। ठीक है, ये अपूर्ण रूप से घूमेगा, हल्का फुल्का घूमेगा। जैसे कि आप अपनी रीढ़ की हड्डी को घुमा कर देख लीजिए, हल्का सा झुक सकते हो आप, लेकिन पूरा नहीं झुक सकते हो। अगर कमर को पूरा झुकाओगे तो आपकी बैकबोन भी झुकेगी, लेकिन अगर आप उसे अपने खाली सिर्फ कमर को झुकाओगे, मतलब कि खाली बैकबोन को झुकाओगे, तो वो पूरा नीचे नहीं आ सकता है ये। ठीक है, तो ये जो है अपूर्ण रूप से है। और गिन सकते हैं आप इसको, पसली को जब आप अपने पसली को नॉर्मल अवस्था में रखेंगे, जब उसमें हवा नहीं भरेंगे तो वैसे ही, लेकिन आप उसको हवा भर के फुलाएंगे तो आपकी पसलियाँ जो है थोड़ी सी फैलने लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो पूरी तरीके से खुल तो नहीं जाएगा सांप की तरह, लेकिन थोड़ा बहुत जो है मूवेबल कर लेगा। वहीं उसी प्रकार से आप कार्टिलेज को भी देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, क्या ट्रूली मूवेबल। ठीक है, इसमें कार्टिलेज ले लीजिएगा, इसमें आ जाएगा ट्रूली मूवेबल। ये पूरी तरीके से घूम सकते हैं, ये पूरी तरीके से घुमावदार होते हैं, मतलब कि इसमें आप जो है अपने अंग को या फिर अपने हड्डी को पूरी तरीके से घुमा सकते हैं। जैसे कि इसमें 2-3 प्रकार पढ़ सकते हैं। पहला अपन जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ सकते हैं, बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट, जैसा कि घर में नट वट टाइट करने के लिए एक नट होता है और एक सॉकेट होता है, जिसमें आप घुमा सकते हैं। टाइट करने के बाद उसको आप झूले के रूप में आगे पीछे कर सकते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में क्या होता है दोस्तों, बॉल एंड सॉकेट। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंदुक खलिका। कंदुक खलिका हिंदी में बोल सकते हैं। अब इसको समझिएगा कैसे होगा। ठीक है, जैसे कि हमारा घुटना, पैर का घुटना। ठीक है, पैर का घुटना जो है नीचे से एक हमारे कटोरी में सटा हुआ है, तो नीचे वाला जो पार्ट जो सटा हुआ है वो बॉल की तरह गोला होगा, लेकिन ऊपर वाला जो कटोरी वाला भाग होगा वो खाली होगा। तो हमारा नीचे का गोल वाला पार्ट वो बॉल वाले पार्ट से सटा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर से जो है अच्छे तरीके से मूवमेंट कर सकता है। वैसा ही हमारा हाथ देख लीजिए, हाथ भी अब हमारा जो शोल्डर के पास जुड़ा हुआ है, कुछ इसी तरीके से बॉल एंड सॉकेट वाले संधि के द्वारा ही जुड़ा हुआ है। हमारा हाथ आगे से, मतलब कि ऊपर वाले शोल्डर वाले भाग में देखिएगा तो आपको खाली जगह दिखेगी। उसके बाद नीचे वाले भाग में देखेंगे तो आपको बॉल नुमा संरचना दिखेगी, जो वहाँ पर जाके सट जाती है, जिससे कि हम लोगों को अपने हाथों को या फिर पैरों को घुमाने में आसानी होती है। ठीक है, क्या होती है दोस्तों, आसानी होती है। उसके बाद आप देख सकते हैं क्या, अंगूठे का जोड़। अंगूठे का जोड़ आएगा, इसको अपन बोलते हैं क्या, सैडल। इसमें आ जाएगा दोस्तों आपका क्या, अंगूठे का जोड़। यहाँ पे अंगूठे का जोड़, यहाँ पर भी एक बॉल नुमा संरचना छूने से ही पता चल जाता है, लेकिन अंगूठा जहाँ पर जुड़ा हुआ है वहाँ पर भी एक खाली जगह है, जिसमें कि वो बॉल खाली जगह में जाके फिट हो गया है। तो ये आएगा दोस्तों आपके अंगूठे वाले जोड़ में। उसके बाद आ जाएगा दोस्तों हींग। ठीक है, हींग, कब्जा। कब्जा मतलब कि आप इसको समझ सकते हैं किससे, दरवाजे से। कब्जा नाम भी आ गया, और दरवाज़ा में भी कब्जा लगता है। तो जब दरवाजे में कब्जा लगता है आपके रूम में, तो वो दरवाज़ा जो है दीवार तक ही खुलता है, पूरा पीछे ऐसा नहीं खुल जाता है। ऐसा बंद है तो यहाँ तक खुलेगा, इधर नहीं जा पाएगा, यहीं तक खुल जाएगा। ठीक है, वैसे ही आप अपने पैर को आप पीछे मोड़ सकते हैं। घुटने से, घुटने वाले भाग को आप पीछे तक तो मोड़ सकते हैं, लेकिन आप उसको घुटने से आगे नहीं ले जा सकते हैं, वो लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पर हींग आ जाएगा, तो उसको आप ले सकते हैं, घुटने को ले सकते हैं। उसी प्रकार से आप कोहनी को भी ले सकते हैं। जैसे कि ये कोहनी ऊपर तक तो मुड़ जाएगी, लेकिन ये आगे नीचे तक नहीं जा पाएगी, ये आगे नीचे तक नहीं जा पाएगी। ठीक है, ये वाला जो हमारा पार्ट होगा वो हींग वाले पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहीं पर क्या, ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग, इस वाले चैम्बर में आप लोग देख सकते हैं क्या, हाथ की हथेली को। ठीक है, हाथ की हथेली को आप इसमें जो है देख सकते हैं, मतलब कि ये वाला पोर्शन, ये वाला जो जॉइंट है, इसको आप ग्लाइडिंग जॉइंट कह सकते हैं। अब क्या होता है दोस्तों कि इन सारे जॉइंट्स, जहाँ पर भी जितने हमारे शरीर में जितने भी जॉइंट हैं,
ठीक है। जितने भी जॉइंट हैं, जैसे कि पहले एग्जांपल समझ लेते हैं, जितने भी लोहे के सॉकेट वगैरह फंसाए जाते हैं तो स्क्रू टाइट करने से पहले अगर वो मूवेबल है, जैसे कि गाड़ी का पहिया एक्सल टाइट करने से पहले उसमें क्या है ग्रीस ऑयलिंग कुछ भी की जाती है ताकि वो लंबे समय तक फ्री चलता रहे। वैसे ही हमारे जितने भी हमारे शरीर में जॉइंट्स हैं वहाँ पर एक लिक्विड पाया जाता है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, साइनोवियल लिक्विड। ठीक है, तो ये साइनोवियल लिक्विड हमारे सारे जॉइंट्स में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर साइनोवियल लिक्विड नहीं पाया जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, वो जगह जगह सूख जाएगा और सूख जाएगा तो फिर क्या है कि हमारा हड्डी जो है अच्छी तरीके से मूव नहीं कर पाएगा, उससे आवाज़ आएगी, रेंचों रेंचों इस टाइप से आवाज़ आएगी। बुढ़ापे में जब क्या होता है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ने लगता है तो ये जो है साइनोवियल लिक्विड की मात्रा जो है कम होने लगती है और फिर आपको एक बीमारी हो जाती है जिसको आप लोग बोलते हैं गठिया। ठीक है, तो ये गठिया की बीमारी तभी होती है जब आपका साइनोवियल लिक्विड जो है कम होते रहता है, सूखता चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि उंगलियों को नहीं फोड़ना चाहिए, मतलब पट पट जो बजाते हैं वो सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइनोवियल लिक्विड जो है यहाँ पर स्थिर है अभी। अब इसको मैं बार बार फोड़ूंगा तो क्या होगा कि वो अपनी जगह से अस्त व्यस्त इधर उधर होगी। तो इसलिए जो है साइनोवियल लिक्विड को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। अब हमारे शरीर में उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जॉइंट्स को चलिए आज यहीं पर रहने देते हैं। अब आने वाली वीडियो में हम जॉइंट्स के आगे वाले टॉपिक को समझने वाले हैं। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों और जय हिंद।